हेलो। तो देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी, हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे। हमने पूरा जो है भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया था और भौतिक परिवर्तन को पढ़ने के बाद में हमने ये देखा, क्या देखा कि भौतिक परिवर्तन के लिए हमने एक बार पुनः देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने बताया था कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो हमने बात की थी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन उसके आंतरिक संगठन में या उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। मूल रूप से इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, तो इसमें पदार्थ का रंग है, उसका आकार है, उसकी आकृति है, उसका आयतन है, उसका स्वरूप है, ये जो बाहरी गुण होते हैं, ये बाह्य गुण जो होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर या उसके आंतरिक संगठन के अंदर या उसकी आंतरिक संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण जो है इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। फिर हमने इसके भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में बात की कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो हमने बहुत सारे उदाहरण आपको बताए थे कि जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, तो वाष्प में बदलना ये जो है आपको मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसके बाद हमने बात की कि नमक या चीनी का, नमक व चीनी का, अब दोनों ही ले लिए मैंने, का जल में घुलना, जल में घुलना, तो ये परिवर्तन जो है ये भी कौन सा परिवर्तन है, केवल भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद सोडा वाटर, सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खुलना, बोतल का ढक्कन खुलना, उसी सोडा वाटर की जगह हम एक शराब होती है बियर, उसकी बोतल का ढक्कन भी अचानक से खुलता है, तो वो भी जो है इसी के अंदर काउंट होगी, बोतल का ढक्कन खुलना। तो ये भी कौन सा उदाहरण है, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि सोने का पिघलना, सोने का पिघलना जो है ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भाई देखिए, ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है कि सोने का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो सोने का पिघलना, अब आपने साहब सोने का पिघलना बताया था, लेकिन वहाँ एग्जाम में तो जो है चांदी का पिघलना आ गया। तो कोई विशेष बात नहीं है, जितनी भी धातु हैं उन धातुओं का पिघलना हमेशा जो है वो भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि पीछे यदि पिघलना शब्द है इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार से मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि आता है कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में जो है दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। और तो पिघलना जब शब्द आता है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। इसके बाद कांच का टूटना, तो कांच का टूटना जो है ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। इसके अलावा लोहे का, लोहे का चुंबकित व अचुंबकित होना, आप जानते हैं इस प्रकार की जो क्रिया है चुंबकित अचुंबकित होना, तो ये क्रिया जो है विद्युत क्रेन के अंदर की जाती है। जब लोहे की रोड में जो है या छड़ के अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट उसके अंदर प्रवाहित किया जाता है, तो लोहा चुंबक बन जाता है और वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह यदि हम बंद कर देते हैं, यदि विद्युत धारा का प्रवाह उसके अंदर हम बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि वो जो लोहा है, वो जो चुंबक बना हुआ लोहा है, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो लोहे का चुंबकित व अचुंबकित होना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि एक ही उदाहरण है। फलों व सब्जियों को जो है चाकू से काटना, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद मैंने बात की कि भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। इसमें मैंने पहला बिंदु आपको बताता कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। अब दूसरी बात की कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। और उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है वो देखना है। उत्क्रमणीय देखिए, जैसे जल है, अब ये मान के चलो कि बर्फ है, ठीक है।
और बर्फ जो है किस में बदल गई, जल में। तो क्या जल से पुनः बर्फ नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। तो ये क्रिया कारक और ये क्रिया फल है। जब बर्फ जल में बदलती है तो ये क्रिया कारक और ये क्रिया फल हुआ। अब जल पुनः यदि बर्फ में बदलता है, ये क्रिया कारक और ये क्रिया फल हो गया। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक से क्रिया फल बने और क्रिया फल पुनः क्रिया कारक के अंदर बदलता हो, उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो दोनों दिशाओं में चलती हैं। किस दिशा में चलती हैं? दोनों दिशाओं में चलती है। क्रिया कारक से क्रिया फल का भी निर्माण होता है और क्रिया फल से जो है पुनः क्रिया कारक का निर्माण होता है, क्रिया कारक से क्रिया फल का निर्माण होता है। मतलब इधर से इसका निर्माण होगा, इससे इसका निर्माण होगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय होता है। ये दूसरे नंबर का मैंने आपको बताया था। तीसरी बात कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। मतलब देखिए कि हमने बर्फ को थोड़ा सा ऊष्मा दी, जिसके कारण से जो है क्या हुआ, जल में बदल गया। अब परिवर्तन का कारण यानी ऊष्मा देना बंद कर दे तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, वही बन जाएगा, ठीक है। जैसे उसी प्रकार से जो है मोम जो है, आपको मोम को यदि ऊष्मा देते हैं तो ये पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है। और आप जानते हैं ये ठोस अवस्था है मोम की, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ऊष्मा देना बंद करते हैं तो ये द्रव जो पिघला हुआ है वापस किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार यूँ कह सकते हैं कि ये जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसमें क्रिया कारक से क्रिया फल का निर्माण होता है और क्रिया फल से पुनः क्रिया कारक का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं उन मतलब उस प्रकार के जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो दो तीन बातें आपकी होगी। चौथी बात क्या है कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, इस अस्थायी होता है। इस प्रकार का परिवर्तन अस्थायी होता है। मतलब बर्फ से जल बनेगी तो जल से बर्फ भी बनेगी, तो स्थायी कहाँ हुआ, ये अस्थायी हुआ है। और पांचवी और अंतिम बात मैंने आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि जो है भौतिक परिवर्तन जो होता है तो इसमें पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता है। पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता है, पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता है। आप समझ लीजिए, इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो जितना बर्फ है उतना ही जल बनेगा और जितना जल है उतना ही बर्फ बनेगा, ठीक है। उतना जितना मोम है उतना ही द्रव में बदलेगा और वही वापस पुनः उसी स्थिति में यदि आता है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इसके पदार्थ के भार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया है ना, और पहले भी बताया था। एक बार मैंने प्रयास किया है कि एक बार इसको पुनः जो है बताने का प्रयास करूं मैं, और मैंने बताने का प्रयास भी किया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो ये है पदार्थ के जो है भार में अंतर नहीं आता है, तो ये अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है। इसके अलावा जो है अपन ने बात की है कि परिवर्तन का कारण यदि हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो ये भी बात हमने की है, ठीक। और इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये सारे गुणधर्म जो हैं या सारी जो विशेषताएं हैं या सारे जो लक्षण हैं वो किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के, ठीक है। तो हमने ये पहले भी पढ़ लिया था और इसको एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास किया है, बहुत सिंपल था, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूर्व जो ज्ञान था आपका वो तरोताज़ा हो जाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की यदि मैं बात करूं तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन, देखिए इधर आओ, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अर्थात पदार्थ के आंतरिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है
उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने कहा कि केवल भौतिक गुण बदलेंगे लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर बात की है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ, मतलब भौतिक गुण तो बदलते हैं लेकिन उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। और रासायनिक गुणों का मतलब होता है कि उसके आंतरिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाए, उसके आंतरिक गुण भी यदि बदल जाते हैं तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को जो है रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी। अब बात करते हैं कि इसके उदाहरण क्या होते हैं। उदाहरण क्या होने चाहिए इसके, तो उदाहरण देखिए कि लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण माना जाता है, तो लोहे पर जंग लगना जो है ये जो किसका उदाहरण माना जाता है, ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होती है। ये प्रश्न केवल छोटे एग्जाम में भी नहीं आता, बल्कि यूँ कहें कि बड़े बड़े जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसी के अंदर भी आता है कि लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में हो जाती है, क्या हो जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, यह उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें। तो उसमें से अपन को सही प्रश्न का जो है हल ढूंढना है, या सही प्रश्न जो है उसमें से हमको चुन करके लिखना होता है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करें, बहुत सिंपल है। तो लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में बढ़ोतरी होती है, उसका भार बढ़ जाता है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना जो है ये जो है किसका परिवर्तन माना जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अब जो है बीज का अंकुरण या बीज का अंकुरित होना, ये भी जो है कौन सा परिवर्तन है, बहुत रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसी प्रकार से दूध से दही बनना या दूध का दही में बदलना, ये भी आपको पता है कि दूध के गुण अलग अलग होते हैं। और जो है दूध के अंदर केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आप जानते हैं कि दोनों के गुण अलग अलग हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हमेशा स्थायी होता है। तो दूध से दही का बनना या दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से भोजन का पाचन, तो भोजन का जो पाचन है ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया का होना, ये श्वसन क्रिया का होना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से ईंधन का जलना। अब ईंधन में क्या क्या जलना है, ईंधन में लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब ईंधन में आता है। तो साहब आपने तो ईंधन का जलना लिखा था, लेकिन वहाँ तो आया था कि साहब पेट्रोल का जलना किस प्रकार का उदाहरण है, इस प्रकार से आया था वहाँ। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ईंधन में ये सभी यदि आते हैं तो ईंधन का जलना जो है किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है। ईंधन का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मैंने बताया कि ईंधन के अंदर जो है डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, केरोसिन है, ये सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से धातुओं का जलना। अब धातुओं का जलने में जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम यानी Mg के फीते का हवा में जलना, यह फीते का मतलब रिबन का हवा में जलना, तो ये भी क्या उदाहरण है, ये काय का उदाहरण माना जाएगा, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। और कागज का जलना, ये भी कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, ये भी कौन सा उदाहरण है, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा था ना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। जानवरों का सड़ना, ये भी कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, तो हमने यहाँ पर कर ली। अब बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, तो वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण होते हैं वो देखिए
कि रासायनिक परिवर्तन का जो गुण है वो कौन कौन सा गुण होता है। तो पहला गुण देखिए, रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म या लक्षण। तो रासायनिक परिवर्तन का पहला गुणधर्म या लक्षण क्या हुआ, नंबर 1, कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसके बाद देखिए दूसरा, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब देखिए, अनुत्क्रमणीय होता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो अनुत्क्रमणीय होता है। इस प्रकार का परिवर्तन कैसे हुआ कि देखिए आप, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। तो मतलब क्रियाकारक से क्रियाफल तो बनता है, लेकिन क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक नहीं बनता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले में जो है हमने डेफिनेशन लिखी है, दूसरे के अंदर हमने बताया कि इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और तीसरी बात अपन ने यहाँ पर की है, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। स्थायी का मतलब ये है कि यदि परिवर्तन का कारण यदि हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। इसी कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। किसे, भौतिक परिवर्तन को। ठीक है, अगली हमने बात यहाँ पर की है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है। पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है, जाता है। तो पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है। और भार में अंतर देखिए, तो मैंने अभी हाल आपको बताया था कि लोहे पर जंग लगने पर जो है उसके भार में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब भार में अंतर आया है, या तो कमी होगी या फिर उसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का जो होना अंतर माना जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके ये दोनों टॉपिक जो है ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में कोई 4 अंतर लिखी। इस तरह का यदि प्रश्न बनता है तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो सभी को थैंक यू।